तो वहाँ पर नाम का तो लोकतंत्र था, परंतु लोकतंत्र की आड़ में पूरा का पूरा फुल्ली ब्राह्मण तंत्र था। वहाँ पर ब्राह्मणों को छोड़ के जो भी और समाज था, क्षत्रिय समाज है या जो भी और जो कम्युनिटी थी, उनके सबके साथ अनजस्टिस हुआ। उस वजह से और एक ही कम्युनिटी का वर्चस्व रहा। इस वजह से नेपाल में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। नेपाल में सरकार के खिलाफ जो विद्रोह हुआ उसको लेकर के तमाम तरह के लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, लेकिन दरअसल वहाँ क्या हुआ इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के नामी दलित राइट्स एक्टिविस्ट हरीश गौतम। हरीश जी पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं और ऐसी जानकारी दे रहे हैं जो नेपाल से ग्राउंड रिपोर्ट के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये लोग, इनका दल नेपाल जा चुका है और वहाँ जा कर के लोगों से मिल चुका है और वहाँ से जो मूल निवासी हैं उनके जो हक की लड़ाई है उसको लेकर के इन लोगों ने मीटिंग्स भी की हैं। सुनिए हरीश क्या कहते हैं और क्या इनके जो ओपिनियन है राजशाही को लेकर के, खास तौर पर जो ओपिनियन है, जो राजशाही की मांग हो रही है उसको लेकर के कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि एक दलित राइट्स एक्टिविस्ट हैं हरीश, लेकिन उनको इस बात की पूरी क्लैरिटी है कि राजशाही क्या होती है और हिंदुस्तान को बनाने में कितने राजे रजवाड़ों के दान और त्याग और बलिदान का हिस्सा है। आप सुनिए क्या हुआ है नेपाल में, क्यों हुआ है और क्यों एक ही जाति के लोगों का दबदबा वहां के पूरे सिस्टम में था, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। पूरे दुनिया में एक नेपाल से, जो नेपाल स्टेट कंट्री है, वहाँ से एक बहुत बड़ी घटना उस कंट्री में घटी, जिसमें कि वहाँ के युवाओं ने और छात्रों ने और वहाँ के जो आम आदमी, जो नागरिक थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा विरोध सरकार के खिलाफ किया, प्रदर्शन किया, आंदोलन किया। अब इसमें ये क्वेश्चन आता है कि जिन्होंने आंदोलन किया या प्रदर्शन किया या वहाँ के लीडर्स को के साथ जो भी अन्याय अत्याचार किया, वो क्यों किया, जबकि वो चुनी हुई सरकार जनता के द्वारा थी, जनता ने ही सरकार को चुना था, डेमोक्रेसी थी, परंतु जनता इतनी उग्र क्यों हुई? तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जैसे ही देश में राजतंत्र खत्म हुआ था नेपाल में, और राजतंत्र खत्म होने के बाद वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हुआ, तो वहाँ पर नाम का तो लोकतंत्र था, परंतु लोकतंत्र की आड़ में पूरा का पूरा फुल्ली ब्राह्मण तंत्र था। और ब्राह्मण तंत्र की वजह से जो भी लोकतंत्र के पिलर्स हैं, चाहे वो मीडिया है, चाहे जुडिशरी है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स है, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, वो सारा का सारा एक ही कम्युनिटी का कब्जा था। उन्हीं के बच्चे विदेशों में पढ़ते थे और जो वहाँ के जो आम नागरिक थे, आम नागरिकों के साथ बड़ा अन्याय अत्याचार बड़े लेवल पर हो रहा था। उस वजह से और वहाँ पर जो कुछ लोग सोशल साइट्सों के माध्यम से, कुछ मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो जो सरकार की नाकामी थी, जो सरकार के भ्रष्टाचार के कारनामे थे, जो नेताओं के जो वहाँ पर इवन टू जो प्रधानमंत्री थे या राष्ट्रपति थे या जो भी उनके वहाँ पर मंत्रिमंडल में जो लोग थे, उनके काले कारनामों को सरकार की मीडिया तो दबाती थी, परंतु जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से उसको एक्सपोज किया जाता था। जब उनको लगा कि ये हमारी नालायकी को या हमारी नाकामी को सोशल मीडिया के माध्यम से एक्सपोज कर रहे हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि हम इनकी साइडों को बंद करते हैं। और जैसे ही उन्होंने साइडों को बंद किया, सोशल मीडिया को बैन किया, तो वहाँ की जनता का जो सब्र का बांध टूट गया कि ये एक सोशल मीडिया ही सहारा था, वही ग्लोबल मीडिया है। उस वजह से, इस कारण की वजह से जनता की आवाज़ को दबाया गया और जनता के अधिकारों को सीज किया गया बड़े लंबे समय से, उनकी आवाज़ को भी दबाया गया। आवाज़ को दबाने की वजह से वहाँ पर ब्राह्मणों को छोड़ के जो भी और समाज था, क्षत्रिय समाज है या जो भी और जो कम्युनिटी थी, उनके सब के साथ अनजस्टिस हुआ। उस वजह से
और एक ही कम्युनिटी का वर्चस्व रहा। इस वजह से नेपाल में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरीके से राजशाही के खिलाफ भी एक लामबंदी चल रही है। उस जनरेशन को ये बताया जा रहा है कि राजशाही खराब थी, खतरनाक थी, कहीं भी राजशाही बेकार होती है। और हिंदुस्तान और इस तरीके का जो अपना इलाका है, ये जो खित्ता है पूरा साउथ ईस्ट एशिया का, इसमें हिंदुस्तान और नेपाल जैसे राष्ट्र ही हैं जहाँ पे अपने पूर्वज जो पूर्ववर्ती जो राजघराने थे, उनसे लोगों को इस कदर से नफरत फैलाई गई है। ब्रिटेन से लेकर के रशिया तक, मंगोलिया से लेकर के अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट तक, ये जितने भी पुराने जगह हैं, जितनी भी पुरानी लैंड्स हैं, न्यू फाउंड लैंड की, मैं कनाडा की बात नहीं कर रहा हूँ, कनाडा बाद में ब्रिटिश मैन एक्स हुआ, या ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तक कि न्यूजीलैंड में भी जो माओरी शासक थे, दुनिया का हर हिस्सा जो पुराने तौर पे बसा हुआ था, वो किसी न किसी राजा के अंडर था। एक राजा वहाँ पर बनता था, उसके अंडर वो दुनिया का हिस्सा होता था। लेकिन यहाँ राजाओं के खिलाफ एक विशेष तरीके का नफरती अभियान जो है वो चलाया गया है। आप देखिए, एक स्टैंप के तौर पर ब्रिटेन में रानी अभी भी हैं, अभी भी वहाँ पर क्वीन, माफी जगह किंग है, अभी भी जो रॉयल फैमिली है उसको रॉयल फैमिली के नाम से ही जाना जाता है, दी रॉयल फैमिली के नाम से उसका ट्विटर पर अकाउंट भी है, सोशल मीडिया पर पेजेस भी हैं। लेकिन यहाँ पर विशेष नफरती अभियान जो है खास तरीके के तबके द्वारा चलाया गया है, ताकि राजा और राजशाही या जो पूर्ववर्ती राज परिवार था उसके खिलाफ एक नफरत फैलाया जा सके। लेकिन क्या ये नफरत कुछ ज़्यादा ज़्यादती नहीं है? ऐसा ही कुछ हरीश गौतम बता रहे हैं कि आखिर उनके इस त्याग और बलिदान को कैसे भुला दिया गया, जिसकी वजह से लोकतंत्र बना। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट्स। अब मैं इसी परिदृश्य को आपके सामने भारत के परिवेश में रखना चाहता हूँ कि भारत में भी जो आज़ादी का आंदोलन चला 1857 से 1947 तक, लगभग 90 साल, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ क्रांति हुई, देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो इसमें भी बहुत बड़े राजाओं ने, लगभग 565 राजाओं ने रियासतें अपनी डेमोक्रेसी सिस्टम को लाने के लिए, इस देश में लोकतंत्र आएगा, लोकतंत्र में जनता का शासन होगा, जनता के द्वारा होगा और जनता के लिए होगा, इस उम्मीद से उन राजाओं ने उन रियासतों को कुर्बान किया, अपनी ज़मीनों को कुर्बान किया, अपने धन को कुर्बान किया, अपने राजमहलों को कुर्बान किया, और वो राजा यकायक एक ही दिन में एक आम नागरिक बन गए, सिटीजन ऑफ इंडिया। जैसे ही देश आज़ाद हुआ, तो देश आज़ाद होने के बाद में जब संविधान बना, जो संविधान बना, तो संविधान में उनको नागरिक की तरह, उनको कभी आम नागरिक की तरह उनको काउंट किया गया। इतना बड़ा त्याग करने के बाद, इतनी बड़ी समर्पण के बाद देश के लिए, और जिन्होंने आज़ादी का आंदोलन चलाया उसमें लाखों लोग, कई लाखों लोग मारे गए। परंतु साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत में भी सेम कंडीशन हुआ जो नेपाल में हुआ। भारत में भी 15 अगस्त 1947 के बाद एक दो कम्युनिटी का ही कब्जा हुआ, और उसकी वजह से आज भारत में जो हालात हैं वो नेपाल से भी बदतर हैं। चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे अशिक्षा का मामला हो, चाहे क्राइम का मामला हो, चाहे महिलाओं पे अन्याय अत्याचार का मामला हो। बहुत बड़ा अन्याय अत्याचार दुनिया में, मतलब दुनिया को दिखाने के लिए तो हमारे देश में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, परंतु साथियों, इस देश में सबसे बड़ी ब्राह्मणोक्रेसी है, जो ब्राह्मणों को द्वारा चलाई जाती है, ब्राह्मणों के लिए है, नाम का लोकतंत्र है। तो उन राजाओं की जो रियासतें कुर्बान हुई, उनका क्या? दूसरे, अभी पिछले दिनों माननीय वीपी सिंह साहब ने मंडल कमीशन लागू किया, बहुत बड़ी आधी आबादी है देश की, उसको भी पूरा लागू नहीं किया। तीसरा, अभी कुछ लोग जो बुद्धिस्ट लोग हैं यहाँ पर, उनका बोध गया में एक बौद्ध विहार है, बोध गया में बहुत बड़ा इंटरनेशनल सेंटर है, दुनिया के बुद्धिस्ट कंट्री के लोग आते हैं, परंतु वहाँ पर भी दूसरी ब्राह्मणों ने उस पर कब्जा किया हुआ है, इलीगल कब्जा है। आप अपने मंदिरों को संभालिए,
उन जो जो कम्युनिटी है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, उनको उनके मंदिरों को, उनके बुद्ध विहारों को सौंपना चाहिए। बिना राइट्स के पूरे देश के जो इमेज है उसको खराब किया जा रहा है। पूरे देश का मैसेज जाता है कि ब्राह्मणों ने वहाँ के बोध गया पर कब्जा किया हुआ है, आंदोलन चल रहा है, उसको शिव मंदिर बताया जा रहा है। तो इस तरीक़ा से साथियों हमारे देश में भी ऐसा ही क्रांति का एक माहौल क्रिएट हो रहा है, और जिस वजह से देश की लगभग 90% आबादी परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, भुखमरी से परेशान है, उनको 5 किलो अनाज पर जिंदा रखा जा रहा है। तो ये जो जिन्होंने 500 रियासतें कुर्बान की, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, उनका क्या, उन्होंने किस आशा से, उम्मीद से ये काम किया था कि देश में लोकतंत्र आएगा, सबको न्याय मिलेगा, समता बराबरी प्रस्तावित होगी, भाईचारा प्रस्तावित होगा और लोगों को न्याय मिलेगा। परंतु संविधान जो लागू हुआ उसका प्रियम्बल में जो लिखा हुआ है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, न तो समता यानी बराबरी नहीं आई, आज भी लोगों को मूछें रखने पर मार दिया जाता है, घोड़ी पर चढ़ने पर मार दिया जाता है। तीसरा, आज तक भी उनको भागीदारी नहीं मिली, स्वतंत्रता आज़ादी के नाम पर उनको, उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो ये जुडिशरी के नाम पर कुछ ही लोगों का, जुडिशरी जो सिस्टम है हमारे देश का, जो जुडिशरी सिस्टम है उस पर कब्जा है। उसमें जो सिस्टम बनाया हुआ है, कोलेजियम सिस्टम से जजों की भर्ती होती है। मीडिया पे 100% ब्राह्मण बनियों का कब्जा है। तो जो नेपाल में पर्यटन है वही हमारे देश में पर्यटन है। नेपाल में ब्राह्मण बनियों का कब्जा था, यहाँ पर भी पूंजीपतियों का और ब्राह्मणों का कब्जा है, जिसको ज्योतिबा फुले बोलते थे सेठ जी और भट्ट जी, क्योंकि भ्रष्टाचार भी भट्ट जी से निकला है। भट्ट ब्राह्मणों को बोलते हैं, भट्ट ब्राह्मणों को, और वो बोलते थे यहाँ पर छोटू राम साहब नॉर्थ इंडिया में मंडी और पाखंडी। आज की टर्मोलॉजी में उनको ब्राह्मण बनिया बोला जाता है। सेठ जी पहले भट्ट जी का कब्जा था, फिर मंडी और पाखंडी का कब्जा था, उसमें किसान परेशान थे, मजदूर परेशान थे। आज ब्राह्मण बनियों की वजह से पूरा देश के लोग परेशान हैं। जिन लोगों ने मतलब इसको आगे आज़ाद कराया वो उनका क्या होगा। तीसरा साथियों, अभी एक नया सिस्टम लागू किया EWS के नाम से, तो क्षत्रिय समाज के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। EWS में भी ब्राह्मण बनियों का ही कब्जा हो जाता है। तो इस तरीक़ा से लोगों में विद्रोह है, जो नेपाल में था सेम विद्रोह यहाँ पर है। मैं इस वीडियो के माध्यम से देश की सरकार को, प्रदेश की सरकारों को ये कहना चाहता हूँ कि वो तुरंत नेपाल सरकार से, नेपाल के जो प्रकरण हुआ है उससे सबक लें और अपने आचरण में, अपनी पॉलिसी में, अपनी नीति में, अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। एक सेवक की तरह काम करें, जनता के दुखों का समाधान करें, जनता की समस्याओं का समाधान करें। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि नेपाल से भी बड़ा यहाँ पर प्रकरण हो सकता है, क्योंकि आप सोशल मीडिया की आवाज़, ग्लोबल मीडिया है, उसको नहीं दबा सकते, युवाओं की आवाज़ को नहीं दबा सकते। युवा अगर उठ खड़ा होगा तो जैसे नेपाल में हुआ है, ऐसे ही हमारे देश में कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। अभी रिसेंटली सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, उसके माध्यम से 90% स्कूलों को बंद किया जा रहा है। किसी फॉरेन राइटर ने कहा है कि एक स्कूल बंद करने का मतलब है एक जेल खोलना। अगर सपोज करो, अगर इतने लेवल पर 90% स्कूलों को बंद किया जा रहा है, तो कितने जेलें खोलने की सरकार की प्लानिंग है, कितने लोगों को अनपढ़ रखने का प्लानिंग है। पहले से ही ऑलरेडी जेलों में इतने लोग हैं जो उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा हैं। तो सरकार स्कूल बंद करने के बजाय स्कूलों के शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा बजट तैयार करे। जो धार्मिक सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है, धार्मिक सिस्टम को कम किया जाए। संविधान में वैज्ञानिक सोच को डेवलप किया जाए। संविधान में वैज्ञानिक जो उसके पैरामीटर्स हैं उस पर लोगों को मेंटली तैयार किया जाए। आज हम 75 साल में, देश की आज़ादी के 78 साल बाद, संविधान लागू होने के 75 साल बाद वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी लेवल पर मुंह दिखाने लायक नहीं है। चाहे वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो, चाहे महिलाओं का क्राइम का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, करप्शन का मामला हो। अभी एक ग्लोबल जो वो है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से पूरे दुनिया में कहीं कोई ऐसी स्कीम नहीं है जो वो चुनावी जो बॉन्ड सिस्टम है वो खुला भ्रष्टाचार है, रिटर्न में भ्रष्टाचार है,
कंपनियों को उनको उनके जो क्राइम है वो कम किए जाते हैं, वो रिश्वत देते हैं पॉलिटिकल पार्टियों को। तो ऐसी पॉलिसी ना बनाकर जनता के देश के हित की पॉलिसी बनाई जाए। जो हमारे जिन्होंने फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी जो भावना थी उनको कद्र किया जाए। जिन्होंने रियासतें दी हैं, विशेषकर क्षत्रिय समाज ने, उनकी भावना को कद्र किया जाए। और जो उनकी भावना के अकॉर्डिंग इस देश को जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता के द्वारा जनता के लिए जनता से चुनाव जितवाया जाए, ईवीएम को बंद किया जाए। नहीं तो देश में दोबारा इस देश में आज़ादी का आंदोलन चलेगा और देश नेपाल के रास्ते पर चल सकता है, युवा नेपाल के रास्ते पर चल सकते हैं। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश है, तुरंत नेपाल से सबक लें और सरकार अपने व्यवहार में, अपनी पॉलिसी में, अपनी प्लानिंग में तुरंत बदलाव करे। ऐसा करेंगे तभी हम इस देश को अपने पूर्वजों की सपनों का देश बना सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।